तो आज क्लास 11 में हम केमिस्ट्री में अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो जानना है कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट की जब आप बात करोगे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोल। मोल क्या है? तो बेटा मोल एक क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। तो मोल एक क्वांटिटी है। जैसे कि आप कभी बाजार में होंगे तो आपने कहा होगा आपको 1 दर्जन केले दे दीजिए। तो 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ था बेटा? 1 दर्जन का मतलब होता है 12। ऐसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 मोल मोबाइल है तो 1 मोल मोबाइल का मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 मोबाइल आपके पास है। मैंने आपसे कहा आपके पास 1 मोल साइकिल है तो 1 मोल साइकिल का मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 साइकिल आपके पास है। तो बेटा मोल क्या है? मोल एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 6.022 into 10 की पावर 23 होती है, जिसे आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात स्टार्ट होती है कि ये सब जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, मोल की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे कि हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो अगर हम आपसे कहें कि एक एटम का मास आप बताइए तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या साइंटिस्ट कैलकुलेट कर सकते थे? नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एक एटम मतलब आपको पता है कि एटम हम नहीं देख सकते हैं तो उसका वेट कैसे निकालेंगे, है ना, समझ सकते हो। तो बेटा उन्होंने क्या किया, जैसे कि हम आपसे कहें कि बेटा इसका वेट निकाल के बताइए, इस चौक के एक कण को लीजिए और इसका वेट बताइए, तो बता सकते हैं आप? नहीं। तो आप इन्हीं पार्टिकल्स को क्या किया, आपने ज्वाइंट किया और मान लीजिए ज्वाइंट करने के बाद ये साइज आया। अब आप इस साइज का वेट आसानी से निकाल सकते हैं और आपको पता है कि आपने इस पूरी चौक को बनाने में कितने पार्टिकल्स का यूज किया है। तो मान लीजिए आपने सपोज दैट इस पूरी चौक को बनाने में 100 पार्टिकल्स का आपने यूज किया है। तो इस पूरी चौक को लीजिए और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एक पार्टिकल का वेट पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार से रिस्पेक्टिव वेट निकालने के लिए, रिलेटिव मास निकालने के लिए इनको मोल की जरूरत पड़ी साइंटिस्ट को। तो बात ये स्टार्ट होती है कि रिलेटिव मास किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए। ठीक है ना, रिलेटिव मास किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए। तो इसके लिए शुरुआत में तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया। इसको लिया, हाइड्रोजन को लिया। ठीक है, रिलेटिव मास जैसे कि आपको हम समझाएं, कभी आप बाजार गए होंगे तो बाजार जाने के बाद आपने कहा होगा सब्जी वाले के पास कि आप हमको 1 किलो सब्जी दे दीजिए, आलू दे दीजिए मान लीजिए। तो आपको कैसे पता है कि वो जो आलू तौली जा रही है वो 1 किलो है? क्यों? क्योंकि उसने रिस्पेक्ट में उसके क्या रखा है, एक बाट रखा है लोहे का, जिससे आपको पता चल रहा है कि नहीं 1 किलो मेरी आलू ये है उसी। और वो 1 किलो क्या है, माना है। ठीक है ना, वो माना कैसे है कि जो आपका लंदन है वहां पर प्लेटिनम का बना हुआ एक टुकड़ा है जो कि 1 किलो का मान लिया गया है और फिर उसी के रिस्पेक्ट में कई सारे लोहे के और अलग मेटल के बाट निकाल दिए गए हैं। इससे ये पता चल रहा है कि वो 1 किलो है, समझिएगा। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि एक एटम उनको मिल जाए और उस एटम के रिस्पेक्ट में हम बाकी एटम्स का वेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, जो कि बेटा ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कार्बन को लिया। ठीक है, अब बेटा कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्बन को ही क्यों लिया, क्या रीजन है, ऐसे कौन कौन से फैक्ट थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से कार्बन को चुना गया बेटा? क्योंकि बाकी जितने भी मैटर उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक प्रकार से कहा जाए। ठीक है, मास को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस बनाई साइंटिस्ट ने। पहला ये उपलब्धि कि मतलब वो कितना प्राप्त, उसकी अबंडेंट क्या है, ठीक है, उसकी अबंडेंट क्या है अर्थ पर। ठीक है, दूसरा निकाला वो कि वो लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि रिएक्शन ही ना करता हो, जैसे हीलियम, नियॉन, नेफ्रॉन। ये बेटा ऐसे एलिमेंट है आपके पास जो कि लीस्ट है, मतलब रिएक्शन ही नहीं करना चाहते। ठीक है, फिर तीसरा है मोर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मोर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो चौथा निकाला, चौथा पैमाना एक प्रकार से बनाया, वो जो आइसोट्रॉप्स हैं वो लीस्ट होने चाहिए बेटा, बहुत कम होने चाहिए। तो इन सभी पैमानों पर
आपका कार्बन एकदम खड़ा उतर रहा था। कौन? कार्बन। क्यों? क्योंकि बेटा जो कार्बन है, कार्बन के बंधन ठीक ठाक है और अर्थ में 5वें नंबर पे आता है, इसकी जो उपलब्धि है वो 5वें नंबर पे आती है और लिस्ट एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन ही नहीं करेगा, करेगा रिएक्शन, ठीक है। और मोड एक्टिव भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे ही पड़ा है जलने लगा, ठीक है। थोड़ा सा आप पेट्रोल डालिए, माचिस लगाइए तो जलेगा, ठीक है। और आइसोटॉप्स, बेटा आइसोटॉप जिस समय इसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो कार्बन C12 की बात की, याद रखिएगा उन्होंने C12 की बात की थी, ठीक है, कार्बन 12। तो बेटा उस समय क्या था कि इसके ज्यादा आइसोटॉप्स नहीं थे, ठीक है, इसके ज्यादा आइसोटॉप्स नहीं थे। अब तो इसके आ गए हैं C12, C13 एंड C14, बट याद रखिएगा जो C12 है ये 99% होता है और ये दोनों तो 1% से भी कम है, तो है भी तो बहुत कम है, लिस्ट है, तो इसलिए इससे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, C12 को एक प्रकार से कहते हैं जैसे नेता मान लिया। क्या कर लिया है? नेता मान लिया है और कहा है कि अब इसके रिस्पेक्ट में आप बाकी आइटम्स का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, एटम मास कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर हुआ? अब बात आती है जैसे कि आप कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन की बात करें तो कार्बन का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसके पास से। तो बेटा न्यूक्लियस में आपको पता है कि 6 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें क्या है कि 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके बैग का वेट कैसे है, कितना है, ठीक है, और बैग में आपके क्या क्या हो सकता है, या किताब हो सकती है, कॉपी हो सकता है, पेन हो सकता है, और बैग का वेट तो कुछ है, आप ये मान लीजिए नहीं है, तो आप क्या करोगे, या बैग का वेट, किताबों का वेट, कॉपियों का वेट और पेन का वेट कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो आप क्या कर लोगे, अपने बैग का वेट बता दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं क्यों? क्योंकि आपके जो पेन का वेट होगा ना, एक जो भी पेन है आपके पास, उनका वेट किताबों और कॉपियों के वेट रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इसी वजह साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब उन्होंने वेट निकाला तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेट को निग्लेजेबल कर दिया, उसे निग्लेक्ट कर दिया, माना ही नहीं उसको। जैसे कि सबसे पहले इनका वेट देख लीजिए, जो प्रोटॉन होता है इसका जो वेट होता है, ठीक है, वो होता है 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। ऐसे जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो वेट होता है वो सेम होता है, थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, इतना होता है, लगभग बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेट 9.1 into 10 की पावर -28 ग्राम ये होता है, ठीक है। तो बेटा अब क्या किया गया, अगर आप ये देखोगे इन दोनों में अंतर, तो जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो प्रोटॉन के वेट से 1/1837 गुना, मतलब प्रोटॉन का वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से इतना गुना ज्यादा है, तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये नगण्य माना गया। क्लियर हुआ? तो अब जो वेट था क्या आएगा, 12, जैसे कि हम बात करेंगे तो 6 प्रोटॉन का वेट, 6 न्यूट्रॉन का वेट, ये क्या हो जाएगा, कार्बन का क्लियर। और जो एक प्रोटॉन का वेट था इसे उन्होंने 1 AMU क्या कहा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, क्या कहा, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसे तो यू से भी दर्शाने लगे, यू से, ठीक है ना। तो एमयू को उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या बताया उन्होंने 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर हुआ? तो बेटा अगर आप यहां से निकालोगे तो दोनों का सेम है, तो क्या निकलेगा, 6 into 1.67 into 10 की पावर -24 प्लस 6.6 into 1.67 into 10 की पावर -24। बेटा ये कितना आ जाएगा, 12 into 1.67 into 10 की पावर -24, और ये वैल्यू इसकी एमयू की है, तो क्या हो जाएगा 12 AMU, समझेगा, 12 AMU। और 12 AMU क्या है, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम।
एक कार्बन के एटम का वेट है कितना 12 MU। क्लियर। अब बात क्या आती है कि एक कार्बन के एटम का जब वेट 12 MU है तो एक मोल कार्बन का वेट कितना होगा, तो मोलर मास निकालेंगे। इसको मैं रख कर रहा हूं। आप जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक टॉफी 2 रुपए की है तो 4 टॉफी कितने की होंगी, तो बेटा आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टॉफी 2 रुपए की है तो 4 टॉफी कितने की होगी, 8 रुपए की हो। तो उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूं कि एक एटम का वेट इतना है तो एक मोल एटम का वेट, कार्बन एटम का वेट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, एक मोल की वैल्यू रखिए सबसे पहले, तो 6.022 into 10 की पावर 23। क्लियर। उसके बाद मल्टीपल कर दीजिए इसमें किसका, 12 MU की वैल्यू रख लीजिए 1.67 into 10 की पावर 20। इसको बेटा कैलकुलेट कर लीजिए, मेरा तो कैलकुलेट है तो 12.068। देखिएगा ये निकल के आएगा। और बेटा इसीलिए कभी भी जब आपने देखा होगा जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन के ऊपर आप वेट देखेंगे तो 12.068 लिखा होता है या 06 इतना ही लिखा होता है। तो कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि परमाणु भार क्या है, तो आप कहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को परमाणु भार कहते हैं। तो बेटा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो डेसिमल में तो हो नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आप जब बताइएगा तो उसको ये बताइए कि 12.06 इसका मोलर वेट है, मोलर मास है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। तो इसी के यहाँ पर उन्होंने 3 फॉर्मूले दिए मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं और उन 3 फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। लगभग मैं कह रहा हूं कि आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं रख रहा हूं उसे। तो पहला जो आया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो आया वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है। दूसरा जो आया वो आया नंबर ऑफ मोल्स बराबर। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया, फिर उसके बाद देखा गया जो आपके गैसेस थे जैसे कि वॉल्यूम V अपॉन 22.4 लीटर एट STP। बेटा ये जो है ये गैसेस फॉर्म जो होती हैं, जो गैसेस होती हैं ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, गैस। जो तीसरा आया वो आया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। अब बात आती है एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, तो बेटा एवोगैड्रो नंबर कुछ नहीं है 6.022 into 10 की पावर 23। इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर भी, याद रखिएगा, इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो बेटा इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर डालिए। ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा इन तीनों फॉर्मूलों को याद कीजिए और इसी के बेस पर आपके लगभग न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे।